हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के यूनिट नंबर सेकंड के बारे में, बल एवं गति। यूनिट फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। जो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके यूनिट फर्स्ट को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड, बल, गति, फोर्स एंड मोशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। सामान्य संदर्भों में जब भौतिक राशि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो राशि शब्द का तात्पर्य जो है वो किसी वस्तु की मात्रा के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की जानकारी देने वाले संख्या से होता है, जो यह बताती है कि उस राशि का मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी संख्या है, संख्यात्मक रूप होता है, उससे राशि शब्द का तात्पर्य होता है। अब बात करते हैं शुद्ध गतिकी के अध्ययन हेतु कई भौतिक राशियों का प्रयोग किया जाता है और वे कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनका प्रयोग शुद्ध गति के अध्ययन हेतु किया जाता है, जैसे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, बल, द्रव्यमान, संवेग, कार्य शक्ति, ऊर्जा आदि। इन सभी भौतिक राशियों का उपयोग शुद्ध गतिकी के अध्ययन के लिए किया जाता है। वेक्टर विश्लेषण की बात करें तो वेक्टर एनालिसिस क्या होता है, वेक्टर विश्लेषण होता क्या है, पहले हम जान लेते हैं अदिश राशियां क्या है और सदिश राशियां क्या हैं। तो अदिश राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होती हैं, जिन भौतिक राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इसमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम अदिश राशियां कहते हैं। एक क्वांटिटी व्हेन हैज मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज आइदर एप्लीकेबल और नॉर स्पेसिफाई इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे होती हैं जिन्हें केवल आंकिक मान यथार्थ अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। वे कौन कौन सी होती हैं, जैसे अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। और एक वे होती हैं जिन्हें परिमाण, ये परिमाण है, ये है परिमाण, जिन्हें परिमाण यानी कि आंकिक मान तथा मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि वे राशियां जिनको परिमाण और आंकिक मान द्वारा व्यक्त किया जाता है। परिमाण यानी कि जो उसके संख्यात्मक मान होता है और उसका मात्रक, जैसे द्रव्यमान, ताप, चाल, विभव आदि। इन सभी को हम क्या कहते हैं, ये सभी राशियां स्केलर क्वांटिटी होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सदिश राशियां, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, जिन भौतिक राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता ही नहीं होती, दिशा की भी होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। क्लियर है? A physical quantity in which both the magnitude and the direction must be stated is known as the vector quantity। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, भार आदि, ये सभी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। इनमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है। एक होती है प्रदर्श राशियां। प्रदर्श राशियां होती हैं टेंसर क्वांटिटी। ये क्या होती हैं, ये वे राशियां होती हैं जिन भौतिक राशियों का मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, उन्हें प्रदर्श राशियां कहते हैं। यानी कि वे भौतिक राशियां जिनका जो मान है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो जाता है, उन्हें प्रदर्श राशियां कहते हैं। एक क्वांटिटी दैट हैज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज नोन एज टेंसर क्वांटिटी। और ये कौन सी होती हैं, ये वे भौतिक राशियां होती हैं जैसे प्रतिबल, स्ट्रेस, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आदि। ये सभी जो हैं प्रदिश राशियां हैं जिनके मान डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग बदल जाते हैं, हो जाते हैं। अब सदिशों के प्रकार एवं कुछ संबंधित तथ्य जान लेते हैं। काइंड्स ऑफ वेक्टर एंड सम रिलेटेड फैक्ट्स। देखिए, सदिशों के प्रकार और कुछ संबंधित तथ्य। किसी वेक्टर को स्वयं इसी के समांतर यानी कि पैरेलल ऑफ इटसेल्फ, इसी के समांतर विस्थापित करने पर भी वेक्टर अपवर्तित रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इन पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। सेकंड है, जो वेक्टर एक ही तल में स्थित होते हैं उन्हें समतलीय वेक्टर कहते हैं, यानी कि कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जिन वेक्टरों का प्रारंभिक बिंदु एक होता है वे सह प्रारंभिक वेक्टर यानी कि को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। समान वेक्टर कौन से होते हैं, यानी कि जिनको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं, ऐसे सभी वेक्टर होते हैं जिनके
परिमाण तथा दिशाएं समान हों, समान वेक्टर कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वेक्टर क्या कहलाएंगे, समान वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि इनके परिमाण और दिशा दोनों क्या है, सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, समान वेक्टर कहलाएंगे। और बात करें कि इन वेक्टरों की, तो ये क्या कहलाएंगे, ये परिवर्तित वेक्टर कहलाएंगे, इनके अपोजिट वेक्टर हम बोल सकते हैं। शून्य वेक्टर की बात करते हैं तो शून्य वेक्टर में हम ये देखते हैं कि जीरो वेक्टर बोलते हैं या फिर नल वेक्टर बोल देते हैं। तो जिस वेक्टर का परिमाण शून्य हो, जिस वेक्टर का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड ही शून्य हो जाए, वह शून्य वेक्टर कहलाता है। और इसको जो लिखते हैं वो लिखते हैं ओ और ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है, यानी कि जीरो परिमाण का वेक्टर जीरो वेक्टर कहलाता है। इसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती होते हैं, यानी कि एक ही होते हैं, और दिशा अनिश्चित होती है, यानी कि इंडेफिनिट होती है, इसका दिशा का कोई पता नहीं होता है। एकांक वेक्टर की बात करें यानी कि यूनिट वेक्टर की, तो जिस वेक्टर का परिमाण एकांक होता है यानी कि एक होता है, वह क्या कहलाता है, एकांक वेक्टर कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। किसी वेक्टर ए वेक्टर की दिशा में एकांक वेक्टर को एक कैप से दर्शाते हैं, यानी कि ए के ऊपर कैप लगा देते हैं, और ये हो जाता है एकांक वेक्टर। अब किसी वेक्टर को अगर लिखना हो एकांक वेक्टर के रूप में, तो उस वेक्टर को लिख करके और उसके साथ में डॉट गुणन करते हैं एकांक वेक्टर का, तो ये जो है वेक्टर रूप ए का कहलाता है। और एकांक वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उससे अगर उसको भाग कर दें तो हमें जो मिल जाता है ये एकांक वेक्टर मिल जाता है। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, वही वेक्टर कहलाता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब हम बात करें कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दें तो वेक्टर ए का परिमाण कहलाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं लंब कोणिक एकांक वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की। अब यहाँ पर देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश धनात्मक दिशाओं में, ध्यान रखिएगा, धनात्मक दिशाओं में एकांक वेक्टरों को क्रमशः आई जे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि एक्स डायरेक्शन में आई, वाई डायरेक्शन में जे, जेड डायरेक्शन में के। और आई जे और के का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, यूनिट के बराबर होगा, तभी हम क्या कहलाएंगे, लंब कोणीय एकांक वेक्टर यानी कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये कहलाएंगे। ये जो सभी का आई जे के का मैग्नीट्यूड होगा वो एक के बराबर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं समरेखित वेक्टर। समरेखित वेक्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, जिन वेक्टरों की कार्यरेखा समांतर होती है, जिन वेक्टरों की कार्यरेखा समांतर होती है समरेखित वेक्टर या समांतर वेक्टर कहलाते हैं। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर इनको इंग्लिश में कहते हैं, और ये सदैव 0 या 180 का कोण बनाते हैं, 0 या 180 का कोण इनके बीच होता है। तो देखिए हम क्या कहते हैं कि जो एक ही दिशा में हो, ठीक है, एक ही दिशा में और पैरेलल हो, उनको हम क्या कहते हैं, समरेखित वेक्टर कहते हैं, यानी कि जिनके बीच एंगल 0 हो, और 180 में क्या होंगे, दोनों को अगर हमने अपोजिट बना दिया तो 180 का एंगल दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समांतर चतुर्भुज का नियम, जिसको पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। इसकी गणितीय विधि से इसका एनालिटिक मेथड हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई हमारे पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर ए यानी कि OP और OQ, ठीक है, इनके बीच का कोण क्या है, इनके बीच का कोण है थीटा, यानी कि ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, इनके बीच का कोण थीटा है। और जो हमारे पास ये वेक्टर है QS, ये हमने क्या किया, OP के समांतर यानी कि पैरेलल एक वेक्टर खींचा और OQ के समांतर एक वेक्टर खींचा, तो हमें ये एक समांतर चतुर्भुज मिलता है। और अगर हम O और S को मिला दें तो ये इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण मिल जाता है। अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि OP को आगे बढ़ा देंगे और S से OP के आगे बढ़ाई हुई रेखा पर एक लंब डालते हैं, और यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ये इस थीटा के बराबर होगा। तो हमने लिखा यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। ये B है तो ये भी B होगा, ये A है तो ये भी A होगा। क्लियर है। अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो हमारे पास ये
अगर हम इस त्रिभुज को लें तो देखिएगा ये हमारे पास क्या है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो हम जब भी b को अगर हम इस रेखा का मान निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एंगल है उसके अकॉर्डिंग b sin थीटा ये हो जाएगा और b cos थीटा ये हो जाएगा। इसी के आधार पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिएगा जो रेखा a से, जो वेक्टर a से विकर्ण का एंगल बनता है उसको हमने माना अल्फा। तो ध्यान से देखिए, यदि दो वेक्टर a OP तथा वेक्टर b OQ के बीच का कोण अगर थीटा हमें पता हो तो चित्र के अनुसार हम क्या करने वाले हैं कि जो वेक्टर r है, ठीक है, जो वेक्टर r है उसका परिमाण व दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो बिंदु S से रेखा OP पर जो हमने ये लंब डाला था, ठीक है, तो कौन सा था, S और T, ठीक। तो इसी में हम क्या करेंगे, त्रिभुज OTS में, यानी कि इसमें हम देखते हैं OTS, इसको हम देख रहे हैं। तो देखिएगा हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में हम एक पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं जो होती है बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग का सम होता है। तो देखिए बड़ी भुजा है हमारे पास OS और दोनों छोटी भुजाएं हैं OT और OS, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो OT है, OT यहाँ से यहाँ तक है, OT यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये है OP, क्या है, OP। तो हम क्या लिख सकते हैं, और आगे ये वाली भुजा PT कहलाएगी। तो OP और PT का जो सम है वो कहलाएगा OT, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा OT को हमने लिखा OP प्लस PT का होल स्क्वायर, ST को एज इट इज हमने रखा। अब हम यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं कि अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो PS बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग का सम, ये भी यहाँ पर आ जाता है। और अगर cos थीटा हम यहाँ से निकालें तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। और आधार है PT, तो हमने यहाँ पर PT लिखा, और जो कर्ण है वो है PS, तो यहाँ पर हमने PS लिखा। तो PT की वैल्यू जैसे हमने निकाली तो PS इंटू कॉस थीटा हमें ये वैल्यू मिल जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बात आप और जान लीजिएगा कि जो हमारे पास ST स्क्वायर है, ST स्क्वायर, ठीक है, ST स्क्वायर को भी हम आगे बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले जब हमने इसका स्क्वायर ओपन किया, OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर प्लस 2OP PT आया और ST स्क्वायर को एज इट इज रखा। OP स्क्वायर और देखिए PT स्क्वायर और ST स्क्वायर, PT स्क्वायर और ST स्क्वायर को क्या लिखना है, PS स्क्वायर लिखना है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और 2OP PT को एज इट इज हमने यहाँ पर रखा। क्लियर, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि जो हमारे पास OP स्क्वायर है, PS स्क्वायर है, 2OP यहाँ तक हमने ऐसे लिखा, लेकिन जो हमारे पास PT की वैल्यू थी PS cos थीटा, तो PS cos थीटा को हमने यहाँ पर रखा PT के जगह पर। क्लियर है, यहाँ तक हमने सभी वैल्यू को रख लिया है। अब देखिए ध्यान से कि हमारे पास OP है, PS है और OP PS है, यानी कि OP और PS की वैल्यू आप देख लीजिएगा। OP की वैल्यू है A और PS की वैल्यू है B। तो OP की जगह पर हमने रखा A और PS की जगह पर हमने रखा B, ठीक है, दोनों को रखा। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए OS को हमने रखा R, यहाँ पर देखिए OS जो है आपको R दिखाई देगा, ये R है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सभी को वैल्यू पुट करने के बाद R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब जब इस साइड में स्क्वायर है तो R का जब स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर जाकर के ये वर्गमूल में बदल जाएगा और यही क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। और इसी समीकरण को कोज्या का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोज्या का नियम कहते हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम भी हम इसी को कहते हैं। अब हम बात करें, परिमाण तो हमने निकाल लिया है, अब अगर दिशा हमें निकालनी है तो tan अल्फा की बात करते हैं। अब अल्फा के एंगल के साथ tan की वैल्यू अगर हम देखें तो tan की वैल्यू क्या होती है, लंब अपॉन आधार। तो लंब हमारे पास ये है और आधार हमारे पास ये है। तो देखिएगा जो हमारे पास लंब है वो है B sin थीटा, और एक जो हो जाएगा हमारे पास B sin थीटा नहीं होगा, यहाँ पर अल्फा के साथ एंगल बनाएगा तो ST हो जाएगा और OP प्लस PT, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ST
और OT। तो OT क्या है, OP प्लस PT है और ST B साइन थीटा है। तो B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। अब यहाँ पर अल्फा को हम अकेला छोड़ेंगे तो इधर जाकर के tan इनवर्स में आ जाएगा और B साइन थीटा प्लस A प्लस B कॉस थीटा यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखिएगा नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि वेक्टर का गुणन। वेक्टर का गुणन कैसे होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का स्केलर से गुणन अगर हम देखें तो इस गुणन में परिणामी जो हमारे पास परिणामी सदैव वेक्टर राशि प्राप्त होता है, यानी कि जो भी हमारे पास परिणामी प्राप्त होगा वो वेक्टर राशि में प्राप्त होगा अगर वेक्टर का स्केलर से गुणा करेंगे तो, और उसकी जो दिशा होगी वो हमेशा वही होगी जो गुणा होने वाले सदिश की थी। यानी कि जिस सदिश से हम गुणा कर रहे हैं जो दिशा है उसकी है, उसी की दिशा हमारे पास जो राशि आएगी उसी की हो जाएगी। जैसे F इक्वल टू MA। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर का वेक्टर से गुणन। अब वेक्टर का वेक्टर से अगर हम गुणन करें तो दो वेक्टरों के वेक्टर गुणन अदिश व सदिश दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब कैसे, यदि परिणामी अदिश, यदि परिणामी जो है वो अदिश है तो अदिश गुणन यानी कि डॉट गुणन, और यदि परिणामी सदिश है तो सदिश गुणन होगा यानी कि क्रॉस गुणन होगा। अब अदिश गुणन के गुण जान लीजिए। अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब देखिए क्रम विनिमय नियम क्या है कि A डॉट B है तो उसको हम B डॉट A लिख सकते हैं, और जब हम वेक्टर रूप को हटाएंगे तो AB cos थीटा आएगा। वितरण नियम का पालन भी अदिश गुणन करता है, यानी कि वितरण नियम क्या है कि अगर हम A डॉट ब्रैकेट B प्लस C करते हैं तो A की दोनों में डॉट गुणन हो जाएगा और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया वितरण नियम। अब वेक्टर A तथा B समांतर हो तो, अगर वेक्टर A तथा B समांतर हो तो A डॉट B इक्वल टू B डॉट A होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि समान वेक्टरों का गुणन परिमाण का वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है। तो अगर सेम वेक्टर A डॉट A हम कर दें तो इन दोनों को हम वर्ग रूप में लिख सकते हैं। एकांक वेक्टर का स्वयं गुणन, अपने आप से गुणन यानी कि अदिश गुणन I डॉट I 1 होता है, यानी कि अगर I डॉट I J डॉट J K डॉट K अगर हम करें तो उनकी वैल्यू 1 हम रखेंगे डॉट गुणन में। दो लंबवत एकांक वेक्टर का अदिश गुणन हमेशा 0 होता है, यानी कि अगर सेम है I I J J K K है तो 1 होगा, अगर I J J K K I यानी कि अलग अलग है तो क्या होगा, 0 होगा। अब सदिश गुणन के गुणों की हम बात करें तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि अगर A क्रॉस B वेक्टर लिखे हुए हैं तो उनको हम B क्रॉस A वेक्टर नहीं लिख सकते। अब वितरण नियम की बात करें तो ये वितरण नियम का तो पालन करता है, यानी कि A का जो क्रॉस गुणन है वो B प्लस C में अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाता है। ठीक है, तथा हम क्या करते हैं A प्लस B क्रॉस C में A क्रॉस C और B क्रॉस C इस तरीके से कर सकते हैं। तो वेक्टर का क्रम महत्वपूर्ण है, यह बदलना नहीं चाहिए, यानी कि अगर A पहले है C बाद में है तो A क्रॉस C हो जाएगा, B पहले है C बाद में है तो B क्रॉस C ही होगा, C क्रॉस A नहीं होगा। यानी कि वेक्टरों का जो क्रम है वो महत्वपूर्ण है, यह बदलना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करें तो समांतर वेक्टरों का सदिश गुणन, यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है तो ये क्या होगा, अगर थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 है तो A क्रॉस B की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। स्वयं सदिश गुणन यानी कि A क्रॉस A की वैल्यू हमेशा क्या होती है, यूनिट वेक्टर होती है। क्या होती है, यूनिट वेक्टर होती है, 0 होती है। ठीक है, यूनिट एकांक वेक्टर यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन 0, देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 0 होता है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आती है, यूनिट वेक्टर के साथ 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। एकांक वेक्टर का स्वयं सदिश गुणन, एकांक वेक्टर का स्वयं सदिश गुणन अगर हम करें तो वो हमेशा क्या आता है, 0 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो I डॉट I J डॉट J K डॉट K 1 होता है, I क्रॉस I J क्रॉस J K क्रॉस K क्या होता है, 0 होता है। इस बात को आप ही ध्यान रखिएगा। दो लंबवत एकांक वेक्टरों का सदिश गुणन कैसा होता है, देखिएगा अगर I डॉट J है तो हमारे पास क्या होगा, K होगा, यानी कि I J K होता है। देखिए I J K होता है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर, यानी कि
क्रमवार दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई अगले वेक्टर के क्रम अनुसार होता है। यानी कि i के बाद j आता है तो ये क्रम में है, तो इन दोनों के बाद यानी कि j के बाद k आएगा। j के बाद हमारे पास यहाँ पर k आता है, ये k है, तो j के बाद k आता है तो j k क्रॉस है i, k के बाद फिर से रिपीट होगा i, k क्रॉस i है तो i के बाद आता है j, इस तरीके से होता है। लेकिन अगर i क्रॉस j इक्वल टू k है तो j क्रॉस i इक्वल टू माइनस k हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका क्रम अगर उल्टा होता है तो ये माइनस के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। वेक्टरों का क्रम बदलने पर गुणनफल का चिन्ह बदल जाएगा, जैसे j क्रॉस i इक्वल टू माइनस k। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं बल। फोर्स क्या होता है? तो बल किसी पिंड में गति अथवा विराम अवस्था का परिवर्तन मूल कारक है। यानी कि बल जो है वो किसी पिंड में गति और उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन करने का एक मूल कारक है। सामान्यतया बल धक्का या खिंचाव है, ठीक है। यानी कि फोर्स डिनोट्स जनरली पुश और पुल। आइए परिभाषा से समझ लेते हैं। परिभाषा में क्या कहा गया कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के विराम अवस्था एक समान गति यानी कि विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है अथवा उसे विरूपित कर देता है। तो ये सभी कारण जो है वो क्या कहलाते हैं? बल कहलाते हैं, ठीक है। तो बल कैसा राशि है? बल एक सदिश राशि है और इसको F से डिनोट करते हैं। और बल का जो SI मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन बोलते हैं। और CGS में इसका मात्रक क्या होता है? CGS में इसका मात्रक डाइन होता है, याद रखिएगा। CGS में क्या होता है? डाइन होता है। कभी कभी पूछ लेता है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ होता है, इसको बदलना होता है। बलों का वर्गीकरण अगर करें, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संपर्क बल यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो वे बल संपर्क बल होते हैं जो वस्तुओं के संपर्क में आकर कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे गेंद को ठोकर मारना और बैलगाड़ी खींचना, तो हम क्या कर रहे हैं कि वस्तु के संपर्क में आकर हम कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे बल संपर्क बल कहलाएंगे। असंपर्क बल क्या होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो वह बल जो वस्तुओं के सीधे संपर्क में न आकर आकाश माध्यम से वस्तुओं पर कार्य करता है, असंपर्क बल कहलाते हैं, ठीक है। तो असंपर्क बल हो जाएंगे ए विच डज नॉट मेक A force which does not make a direct contact with a body but act through space is called non-contact force at a distance। चुंबकीय बल होते हैं ऐसे, वैद्युत चुंबकीय बल होते हैं, गुरुत्वीय बल होते हैं, ये सभी क्या है? ये सभी अस्पर्शी बल हैं। अब बात कर लेते हैं अनुवर्ती बल। अनुवर्ती बल यानी कंसिक्वेंशियल फोर्सेस कौन से होते हैं? वे बल जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वे बल जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वस्तु जब कोई संपर्क बल पिंड पर कार्यकारी होता है तब परिणामी बल अस्तित्व में आते हैं। तो वे कौन से बल हैं? जैसे घर्षण बल है, प्रत्यानयन बल है और प्रत्यास्था बल है। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अनुवर्ती बल कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? किसी स्थिर वस्तु की और अथवा उसमें किसी स्थिर बिंदु की ओर, ठीक है, किसी स्थिर बिंदु की ओर अथवा उससे दूर की ओर कार्य करने वाले बल को केंद्रीय बल कहते हैं। इस बल का जो परिणाम है स्थिर बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है। यानी कि इस बल का परिमाण स्थिर बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है। स्थिर बिंदु से दूरी कितनी है? तो केंद्रीय बल को हम क्या लिखते हैं? F(r) और इक्वल टू में स्मॉल f(r) और इनटू में क्या हो जाता है? इकाई वेक्टर हो जाता है, एकांक वेक्टर हो जाता है। यानी कि हमारे पास दो पिंड हैं और इनके बीच एक F बल कार्य कर रहा है। ये दोनों क्या है? R दूरी पर हैं। जहां हमारे पास जो F(r) है वो क्या है? जो फोर्स है वो दूरी का फंक्शन है, तो उसका हमारे पास ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। हमने पहले ही कहा है कि जो बल का परिमाण है वो स्थिर बिंदु के दूरी पर निर्भर करता है, तो बल जो है वो दूरी का फंक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ जो आर कैप है वो केंद्रीय बल F की दिशा को एकांक वेक्टर, दिशा का क्या है? एकांक वेक्टर है। और ये क्या होता है? ये होता है R वेक्टर अपॉन R। क्या होता है? R वेक्टर अपॉन
आर, बल्कि हमने बात की, अब बात कर लेते हैं गति। गति यानी कि मोशन। तो किसी पिंड की दो अवस्थाएं होती हैं, एक है विराम अवस्था और दूसरी है गति अवस्था। तो विराम अवस्था होती है स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि जब किसी पिंड की अवस्था में समय बदलने के साथ साथ या समय बदलने के साथ आसपास के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था में पिंड कहते हैं। यानी कि जब किसी पिंड की अवस्था में समय बदलने के साथ आसपास के सापेक्ष परिवर्तन न हो रहा हो तो पिंड विराम अवस्था में कहा जाता है। ठीक है। व्हेन ए बॉडी नॉट चेंज इट पोजिशन इन स्पेस विद लैप्स ऑफ टाइम द बॉडी सेड टू बी रेस्ट। गति अवस्था क्या होती है, स्टेट ऑफ मोशन। क्या होती है, स्टेट ऑफ मोशन के बारे में बात करें तो जब किसी पिंड की अवस्था में समय बदलने के साथ साथ आसपास के सापेक्ष परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन हो रहा हो, तो पिंड गति अवस्था में कहा जाता है। व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इन स्पेस विद लैप्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, मोशन कहेंगे, गति अवस्था में कहेंगे। अब गति संबंधित न्यूटन के नियम के बारे में बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि सरल रेखीय गति के संबंध में न्यूटन के 3 नियम हैं। पहला है जड़त्व का नियम, जिसको हम बोलते हैं प्रथम नियम यानी कि जड़त्व का नियम। इसको गैलीलियो वैज्ञानिक ने दिया था, जिसको इनर्शिया लॉ कहा गया। उन्होंने कहा था कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बात करते हैं संवेग। संवेग यानी कि मोमेंटम। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान और वेग का अगर हम गुणनफल कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और दिशा जो है वो वेग की दिशा होती है और प्रतीक इसका होता है p और उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड। क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकंड। अब देखिए द्वितीय नियम की अगर बात करें यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो किसी पिंड पर लगा वास्तविक बल बिंदु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि द्रव्यमान और गुणनफल के बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं F इक्वल टू ma। क्या कहते हैं, F इक्वल टू ma बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बल संरक्षण नियम भी कहते हैं, बल संरक्षण नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार कहा गया है कि किसी पिंड के रेखीय परिवर्तन की दर पिंड पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होता है तथा इसकी दिशा आरोपित बलों की दिशा होती है। यानी कि F इक्वल टू ma लिखा जाता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या है, संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, नियत रहती है। ठीक है, तो यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अब फोर्स 0 होगा तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा, एक नियतांक होगा, संवेग इसका नियतांक हो जाएगा और यही संवेग संरक्षण का क्या है, नियम कहलाता है। तृतीय नियम की बात करें यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि जब 2 पिंड संपर्क में आते हैं तब दोनों पिंडों द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल सदैव परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत होता है। सरल रेखीय गति समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें तो यदि किसी गतिमान पिंड के त्वरण की दिशा सदैव उसके प्रारंभिक वेग की दिशा की तरफ बनी रहे, एक बार फिर देख लीजिएगा, यदि किसी गतिमान पिंड के त्वरण की दिशा सदैव उसके प्रारंभिक वेग की दिशा की तरफ बनी रहे तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति कहेंगे। ऋजु रेखीय गति, सरल रेखीय गति ऐसी सीधी कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u, एक समान त्वरण a, समय t, विस्थापन s और अंतिम वेग v हो तो गति के 3 समीकरण बनते हैं। जो फर्स्ट है v इक्वल टू u प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीनों समीकरण आप याद रखिएगा, इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी ये इक्वेशन को मालूम कर लेता है। वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें तो जब कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि के अनुदिश गति करता है
तो इस गति को वृत्त गति कहते हैं, यानी कि उस वृत्त के परिधि के अनुदिश गति करता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। और वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहता है, यदि वृत्तीय गति करते पिंड की चाल एक समान अथवा नियत रहती है तो इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अब देखिए, त्वरण का परिमाण नियत रहता है, इसमें दिशा लगातार बदलती रहती है और कण के वेग की दिशा के कैसी होती है, लंबवत होती है। बात करें असमान वृत्तीय गति नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि वृत्तीय गति करते पिंड की चाल असमान हो, यानी कि चाल जो है एक समान नहीं है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, तो इस गति को असमान वृत्तीय गति कहेंगे। अब बात करते हैं कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय गति या वृत्तीय गति में वस्तु द्वारा तय किया गया जो विस्थापन है वही कोणीय विस्थापन होगा, यानी कि अगर कोई वस्तु कोणीय गति कर रही है और उसमें जो विस्थापन तय किया गया है वही उसका कोणीय विस्थापन होगा। अब पिंड का जो कोणीय विस्थापन होता है, रुकिएगा, पिंड का जो कोणीय विस्थापन होता है वह होता है डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा को डेल्टा एस अपॉन आर लिखेंगे क्योंकि कोण इक्वल टू क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है। इसमें फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि कोई हमारे पास ये एक वृत्त है और उस पर ये पिंड यहाँ से चला और ये आगे गति कर रहा है, ठीक है, ये आगे गति कर रहा है। तो ये यहाँ पर बिंदु बी पर अगर हम देखें तो बिंदु बी पर इसने डेल्टा एस विस्थापन किया और t1 समय से चला और t2 समय तक इसने विस्थापन किया, और r त्रिज्या जो है ये वृत्त की त्रिज्या है, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर, क्योंकि चाप जो होगी वो डेल्टा एस है और त्रिज्या वृत्त की आर है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और कितने कोण विस्थापित हुआ, डेल्टा थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो पिंड द्वारा प्रति सेकंड होने वाले कोणीय विस्थापन को ही क्या कहते हैं, औसत कोणीय वेग कहते हैं। यानी कि जो कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन पर सेकंड कितना हो रहा है उसी को कोणीय वेग कहेंगे। तो कोणीय वेग को हम लिखते हैं ओमेगा से, तो ओमेगा वेक्टर इक्वल टू डेल्टा थीटा यानी कि कोणीय विस्थापन अपॉन समय अंतराल, और इसका जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर सेकंड। अब यदि एक समान वृत्तीय गति करता हुआ कोई पिंड t समय अंतराल में पूरा एक चक्कर अर्थात 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं, उस 360 डिग्री का कोण तय कर लेता है, तो कण का जो औसत कोणीय वेग है वो कहलाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। और देखिएगा 1 अपॉन एन जो है वो टी कहलाता है, यानी कि n इक्वल टू 1 अपॉन टी कहलाएगा, और 1 अपॉन टी इक्वल टू एन है तो 2 पाई एन हो जाएगा ओमेगा के इक्वल में। अब यहाँ पर नोट इम्पोर्ट देख लेंगे कि w इक्वल टू 2 पाई एन होता है तो v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो यहाँ से हमारे पास v इक्वल टू 2 पाई आर एन बनता है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, एग्जाम्पल करने में जो है यानी कि जो आंकी क्वेश्चन है उनको करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। कोणीय त्वरण की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, और कोणीय अथवा घूर्णन गति में कोणीय वेग परिवर्तन की समय की दर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कोणीय त्वरण। क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। और कोणीय त्वरण को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है अल्फा इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। और यूनिट की बात करें तो रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड हो जाएगा, और सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और वी में सूत्र की बात करें तो m0 L0 t-2 वी में सूत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हम एक पॉइंट लें कि a इक्वल टू आर अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास a इक्वल टू आर अल्फा है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से कि जो भी हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि आर अल्फा, तो आर अल्फा में यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इस मिस्टेक को आप जो है इग्नोर करिएगा। ये फॉर्मूला जो है आपको आगे न्यूमेरिकल में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवर्त काल के बारे में। तो टाइम पीरियड क्या होता है, इसको टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। तो एक समान वृत्तीय गति करते कण द्वारा एक चक्कर में लगा समय वृत्तीय गति का आवर्तकाल कहलाता है। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि माना किसी कण का कोणीय वेग कितना है, ओमेगा है, और परिधि पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना है, 2 पाई अपॉन ओमेगा सेकंड। तब वृत्तीय गति करते हुए पिंड का जो आवर्तकाल हो जाता है वो हो जाता है कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी यहाँ पर बन जाएगा, जैसे ओमेगा यहाँ आ जाएगा और टी इसके नीचे आ जाएगा। तो 1 अपॉन टी इक्वल टू एन होता है तो 2 पाई एन हो जाएगा, और यहाँ से एन इक्वल टू 1 अपॉन टी यानी कि टी इक्वल टू 1 अपॉन एन हो जाता है। अब 1 अपॉन एन की जब हमने बात कर ली तो एन है क्या, यहाँ पर
बात कर लेते हैं आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक समान वृत्ति गति करते कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या, 1 सेकंड में जो कितने चक्कर पूरे कर रहा है वो वृत्ति गति की क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति इक्वल टू होता है आवर्तकाल का व्युत्क्रम यानी कि 1/t। तो n इक्वल टू 1/t और t इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा। तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा/2π और ये आएगा फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। और यहाँ पर देखिएगा ओमेगा इक्वल टू 2πn होता है और इसके यूनिट क्या होते हैं, रेडियन पर सेकंड, ये हमने ऊपर बता दिया गया है। अब देखिए कोणीय गति के समीकरण, जैसे गति के समीकरण था इसी तरीके से कोणीय गति के समीकरण है। तो कोणीय गति में क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2a थीटा। ठीक है, हाँ ये 2a थीटा है। अब जहां पर देखिए ओमेगा नॉट या ओमेगा 0 बोल सकते हैं, तो पिंड का प्रारंभिक वेग है, ओमेगा अंतिम वेग है और अल्फा जो है कोणीय त्वरण है, और यहाँ पर टी समांतराल है और थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन। इनको याद रखिएगा। अभी केंद्रीय त्वरण की बात करें यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला जो त्वरण है वो केंद्रीय या अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रीय त्वरण या फिर अभिकेंद्रीय त्वरण। और इसका जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में काफी हेल्पफुल है। a इक्वल टू 4π² क्या होता है, a इक्वल टू 4π² r होता है, इसको याद रखिएगा। अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वृत्ति गति करते हुए किसी पिंड पर बल कार्य करता है। ठीक है, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है और जिसकी दिशा क्या होती है, सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। यानी कि कोई हमारे पास ये वृत्त है और यहाँ पर कोई पिंड कार्य कर रहा है, तो इसकी जो दिशा होगी, इसके बल की जो दिशा होगी वो किधर होगी, इसके सेंटर की ओर होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। न्यूटन के नियमानुसार वृत्तीय गति करते हुए पिंड के लिए अभिकेंद्र बल जो होता है वो द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्र त्वरण होता है, यानी कि F इक्वल टू ma होता है, और a की जो वैल्यू होती है वो होती है v²/r। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू mv²/r हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसी राशि है, जो बल है वो सदिश राशि है और SI मात्रक न्यूटन है, विमा क्या होती है इसकी, mLt-2 होती है। अब केंद्र बल की बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, तो अब केंद्र बल एक काल्पनिक बल है या फिर हम बोल सकते हैं कि आभासी बल है, जिसका अस्तित्व एवं आभास केवल त्वरित निर्देश तंत्र में होता है, केवल त्वरित निर्देश तंत्र में होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3। देखिए इस वीडियो में हमने यूनिट सेकंड को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 कौन सी है, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं वैसे ही आपके जो मोबाइल है उस पर नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।